सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रुपए लागत वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को लाभान्वित करेंगी। इनसे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ेगा और ये परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। ये पूरी जानकारी आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हमें दी और इस पर चर्चा के लिए इसके क्या-क्या पहलू हैं, किस तरह से ये हमारे पूरे देश को लाभ पहुंचाएगी, स्वागत करना चाहेंगे स्टूडियो में श्री विजय क्रांति का, जो है सीनियर जर्नलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत मिस्टर क्रांति। नमस्कार जी नमस्कार। आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने आज के दिन के महत्व और कैबिनेट द्वारा आज लिए गए इस अहम फैसले के बारे में क्या कहा। आज के दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हेड ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से शपथ ली थी और उसके 24 वर्ष पूरे हुए हैं। 24 इयर्स एज हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। पहले प्रदेश की सेवा और अब राष्ट्र की सेवा, जो एक लंबा अनुभव है, उस अनुभव का देश को लाभ मिल रहा है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कैबिनेट में रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। विजय जी बताएं कि ये जो मल्टी ट्रैकिंग की जो बात की गई है, आज इतने बड़े फैसले को अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने, इससे क्या फायदा होगा? ये जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं, इनकी क्या महत्व है और ये लाइन जो इनके ट्रैक्स बढ़ाने से क्या जो लाभ उत्पन्न होंगे? देखिए, जो इस वक्त वो भले रेलवे हो या सड़क मार्ग हो या जल वाले यातायात मार्ग हो, उनकी एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जो आपको याद होगा कि 2021 में 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और उसे नाम दिया गया था गति शक्ति, यानी अंग्रेजी में नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कही गई थी। तो ये उसी के तहत हो रहा है। जैसा आपने शुरू में बताया कि ये 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में जो रेलवे नेटवर्क है मौजूदा, उसको आगे बढ़ाने, उसका एक्सपेंशन का है काम। एक्सपेंशन इस तरह से कि ऐसा नहीं कि इन इलाकों में जहां ये रेल लाइन है वो पहले रेलवे नहीं थी, वहां पहले से थी, लेकिन अब जो उनके ट्रैक हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। जैसे वर्धा से भुसावल का जो 314 किलोमीटर का हिस्सा है महाराष्ट्र में, वो उसमें तीसरी और चौथी लाइन बचाई जाएगी। इसी तरह गोंदिया और डोंगरगढ़ है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है, उनमें वहां 84 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन बिछाई जाएगी। वडोदरा से रतलाम तक की जो रेलवे लाइन है गुजरात और मध्य प्रदेश में, उसमें वहां तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जा रही है। इसी तरह इटारसी, भोपाल, बीना, इस सेक्शन में जो 237 किलोमीटर के हिस्से में चौथी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। सवाल ये उठता है कि अगर पहले हैं तो ये तीसरी चौथी की क्यों जरूरत है? देखिए, अभी भारत में जो इस समय विकास चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसमें बहुत सारे गैप हैं। जैसे पूरे भारत को जोड़ने के लिए देखिए, ये सारे जो इलाके हैं, वर्धा, भुसावल, गोंदिया, डोंगरागढ़, वडोदरा, रतलाम, इटारसी, ये सारे इलाके जो हैं ये एक तरह से मध्य भारत में हैं और मध्य भारत से रेल की जितनी भी कनेक्टिविटी है देश के चारों कोनों में, वो किसी भी क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए गुजरात से वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट में गाड़ियां जानी है तो वो इधर से ही होकर जाएंगी। उत्तर में अब तो श्रीनगर से अगर ट्रेन को आना है और नीचे दक्षिण तक जाना है, वो भी इसी क्षेत्र में होकर जाएंगी। यात्रियों की ढुलाई के लिए इस इलाके पर वजन जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। इस कारण से एक ही टाइम पर लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन की जरूरत पड़ती है। ये इसीलिए बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इससे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो कनेक्टिविटी है रेलवे की, वो उसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। जी बिल्कुल। कनेक्टिविटी आप कह रहे हैं कि पूरे जो देश है उसमें सुदृढ़ होगी और जो एग्जिस्टिंग हमारा जो नेटवर्क है उसमें कैपेसिटी, क्षमता और बढ़ेगी और ज्यादा कार्गो और पैसेंजर की आवाजाही हो पाएगी।
जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये उसी को बढ़ाने के लिए है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण ये है कि अब पूरे देश में बहुत जगह इकोनॉमिक जोन्स हैं, जहां पर वो कृषि से जुड़े हुए और दूसरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कुछ भी वहां उत्पादन होता है वो दूसरे इलाकों में जाता है, या कहीं उत्पादन होना है तो वहां के लिए कच्चा माल चाहिए, वहां के लिए पुर्जे चाहिए, तो वो सब दूसरे राज्यों से जो आते हैं, तो उन सब की ढुलाई के लिए आपको गति भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए। तो इसलिए ये जो ढुलाई वाली गाड़ियां हैं उनको लगातार रास्ता मिल सके, तो इसके लिए जैसे जिसको फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं कि माल की ढुलाई के जो कॉरिडोर हैं वो देश में बहुत बड़े बने हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी कमी महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं, इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं, जो गतिविधि बहुत बढ़ रही है उत्पादन की, तो उन सब क्षेत्रों में माल की ढुलाई के लिए जो मूवमेंट की जिसको गति है उसकी बहुत जरूरत है। तो इसलिए ये जो ढुलाई वाली गाड़ियां हैं वो अपने डेडिकेटेड ट्रैक के ऊपर लगातार चल सकें, उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए। तो उस हालत में आपको सिर्फ एक या दो से बात नहीं बनती है, कई जगहों पर आपको तीसरा ट्रैक चाहिए, कई जगह चौथा ट्रैक चाहिए। तो ये जो ट्रैक है इसीलिए बनाए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत सुधार होगा। अश्विनी वैष्णव जी ने जो ऊर्जा की खपत और जो पर्यावरण है और उसका ध्यान जो हम हमेशा आजकल रखते हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं। 39 अंडरपासेस बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव से, सतपुरा टाइगर रिजर्व से, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा और 32 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करें उसके बराबर का ये प्रोजेक्ट है। मतलब 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करने से जितना एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है, CO2 बचता है, उतना ही इस प्रोजेक्ट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। और 6.4 करोड़ लीटर्स डीजल हर साल बचेगा। 719 करोड़ देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। आप देख रहे हो जैसे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। अभी उन्होंने बताया कि कैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, पर्यावरण को कितना फायदा होगा, टूरिज्म के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कार्गो के लिए सुविधा बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि ये जो एक बहुआयामी फायदे होंगे ये पूरी इकोनॉमी के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो हमारा सपना है 2047 तक एक विकसित देश बनने का, उसकी ओर एक बहुत ठोस कदम है? बिल्कुल। ये दरअसल जो आज की घोषणा है, मैं उसको यूं कहूंगा कि एक वो बहुत जो चलता हुआ प्रवाह है या एक बहुत बड़ा जो यज्ञ है, उसमें एक छोटी सी आहुति है उसमें आज वाला। हालांकि देखने में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, लेकिन जो योजना है सरकार की, उन योजनाओं में देखते हुए ये एक एडिशन है, एक नया उसमें योगदान है। आपने पर्यावरण की बात कही तो मंत्री जी ने भी अभी बताया। मैं पढ़ रहा था ये जो जितने भी ये नई लाइनें जब बन जाएंगी उन सब का जो योगदान है टोटल, वो काफी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि इन लाइनों से कोयले की और जो माल के कंटेनर होते हैं उनकी मूवमेंट होगी, सीमेंट की होगी, फ्लाई ऐश है, जो अनाज जो है उसकी ढुलाई होगी, स्टील की ढुलाई होगी, यात्रियों की ढुलाई होगी। तो एक मोटा अंदाजा ये है कि केवल इन्हीं लाइनों से हर साल जब ये पूरी हो जाएंगी तो 7 करोड़ 80 लाख टन का जो माल है उसकी ढुलाई एडिशनल अतिरिक्त होने वाली है। जिसका मतलब ये है कि अगर ट्रकों से ये ढुलाई पहले वाले तरीके से जारी रहती तो एक मोटा अनुमान ये है कि तकरीबन 28 करोड़ लीटर तेल जो है वो उनमें खर्च होता, जो अब नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जो रेलवे लाइन है वो बिजली वाली है। तो उससे पर्यावरण को भी बचत होगी, जो हमारा तेल का आयात है उसमें भी बचत होगी। मंत्री जी ने कहा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो निकलना होता है उसमें बहुत भारी कमी होगी। उन्होंने एक सेक्शन का बताया, मैंने टोटल का जो सेक्शन का किया है तो उससे अंदाजा ये है कि एक साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का बचत होगी ट्रकों वगैरह के ना होने से, वो तकरीबन उतनी होगी जितनी आप 6 करोड़ पेड़ लगा लें। तो उससे जो लाभ होगा पर्यावरण को, ये इन योजनाओं से वो लाभ होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इन योजनाओं से सिर्फ आर्थिक विकास सिर्फ नहीं होता है, इसके दूसरे फायदे भी हैं। पर्यटन की बात है, सांची का इलाका है, सतपुड़ा टाइगर है, भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं,
हजारा के झरने हैं, नौगांव का नेशनल पार्क है, ये सारे इसी इलाके में पड़ते हैं। जब इन इलाकों में कनेक्टिविटी सुधर जाएगी और बढ़ेगी तो यकीन मानिए कि देश भर से लोग वहां जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। अगर आसानी से पहुंच सकते हैं तो इन इलाकों में पर्यटन का भी बढ़ावा होगा और पर्यटन से लोकल जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको तो लाभ होता ही होता है। एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है पर्यटन से। जी बिल्कुल, ये उसमें भी योगदान देने वाला है। और कनेक्टिविटी कह रहे हैं कि लगभग 3,633 गांवों तक पहुंचेगी इन प्रोजेक्ट से, और जिनका जो जनसंख्या है 85 लाख से भी अधिक है। और दो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विदिशा और राजनांदगांव, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको लगता है जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और जो वोकल फॉर लोकल सरकार के जो सिद्धांत हैं उनको भी बढ़ावा देने में ये जो कनेक्टिविटी का इतना बड़ा एक कदम उठाया गया है वो सहायक होगा? एक चीज देखिए कि कहीं नई सड़क जाती है किसी गांव में, या कोई इलाका रेलवे लाइन से जुड़ता है, या कहीं किसी इलाके में रेल की सुविधा बढ़ जाती है, तो उसका फायदा सिर्फ माल ढुलाई और लोगों के आने जाने पर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे उसके परिणाम होते हैं जो आमतौर पर सीधे सीधे देखने को नहीं मिलते। रेलवे लाइन कहीं बनी और नई रेलगाड़ियां चलनी शुरू हुई, या नई सड़क आई, किसी गांव को जोड़ा उसने, तो उसके बाद एक जो नया प्रवाह शुरू होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो ये जो सड़क है और रेल मार्ग है, ये एक अलग पैमाने पर लोगों की जिंदगी को बदलते हैं। अभी आप कह रही थी कि 3,600 से ज्यादा गांव हैं, ये जो नए रेलवे लाइंस बन रही हैं जी, तो वहां इतने गांव में आप देखिए, अगर नई रेलगाड़ियां चलती हैं या रेलवे की जो मूवमेंट फास्ट होती है, तो इन गांवों में जो अनाज पैदा होता है, जो सब्जी पैदा होती है, जो फल पैदा होते हैं, या इन गांव के लोग जो अपने छोटी छोटी प्रोडक्शन करते हैं, हस्तकला की चीजें हों जो इन गांवों में अपनी खास होती हैं, उनके लिए एकदम आसानी हो जाती है कि उनको दूर तक वो आराम से पहुंचा सके। और भारत की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ी है और जिस मुकाम पर हम पहुंचे और आगे की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, ये सुनते हैं। That makes us second largest cargo carrying railway at 1.6 billion tons. इसमें बहुत बड़ा रोल गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स का रहा। ये सारे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स हैं। इसमें अब तक 116 कार्गो टर्मिनल्स कमीशन हो गए एंड 277 और अभी अप्रूवल में आगे कमिश्निंग में कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हुआ 2741 किलोमीटर्स। ओवरऑल कई जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे ये एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, 3 जगह बन चुका है। प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में इंफ्रा जो कि हमारे देश की नींव बनता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरह से विकास हुआ है। और आपको लगता है कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसकी बात हमेशा होती है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इसका स्पिन ऑफ होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। और असल में मैं तो ये मानता हूं कि ये जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, ये फाइनली उस काम के लिए हो रही हैं कि पूरे देश में जो उत्पादकता है वो बढ़े। अभी मंत्री जी ने जो कार्गो टर्मिनल्स की बात कही, उनके बनने से जो भारत में, हालांकि भले हमारी कार्गो क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन जो हमारे लॉजिस्टिक्स के खर्चे हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि अगर व्यापार में या उद्योग में आपका माल, कच्चा माल आपने मंगाना है, तैयार माल को भेजना है, तो उस पर जो खर्चे होते हैं वो दुर्भाग्य से भारत में दुनिया के दूसरे देशों के, ज्यादातर देशों के मुकाबले ज्यादा खर्चा होता है। हमारे यहाँ का जो व्यापारी है, हमारे यहाँ का जो उद्योगपति है, उसे या किसान है, उसकी आमदनी होती है, 13% से ज्यादा खर्चा जो है वो उसका लॉजिस्टिक्स पर खर्च होता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे कम करने की जरूरत है और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे ये जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा जो है वो ड्रास्टिकली कम होने वाला है और इसका असर आप आने वाले अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, कैबिनेट द्वारा आज लिए गए इस अहम फैसले और उसके दूरगामी प्रभावों, उसके दूरगामी लाभों पर हमसे बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। सुर्खियों में